Hello dear students, today I am going to teach you about the general instructions that we require while giving administration of injections. Okay, so these are some instructions that are very important for you to know, and these are just general instructions. You already know some things about it. I'll just list down those points to you. So first point here we have, give injections only on the doctor's written orders. Okay, so you know that you are always supposed to give any medication only if it is ordered by the doctor. Otherwise you will not give any medication. So especially for the injections it goes like this, that you only have to give the injections if it is in the doctor's written order. Okay, so if it is just simply said verbal order है या फोन पर है ऑर्डर, अगर वो रिटन नहीं है, यू विल नॉट गिव दैट इंजेक्शन. द इंजेक्शंस आर ओनली टू बी गिवन इफ दैट इज इंक्लूडेड इन द रिटन ऑर्डर. ठीक है, अगर डॉक्टर ने रिटन ऑर्डर दिया है तभी आप इंजेक्शन दोगे. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट है, फॉलो स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक्स in the sterilization of equipment, in the preparation of medication, in the administration of injections. So you have to follow the aseptic technique when you are giving injections. पूरे प्रोसीजर में जब आप मेडिसिन, चाहे आप आपकी सिरिंजेस या नीडल्स को स्टेरिलाइज कर रहे हो, या फिर आप मेडिकेशन प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, या फिर एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो ये जो पूरा प्रोसीजर है उसमें आपको एसेप्टिक टेक्निक को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है. ओके, सो दैट कहीं पे भी किसी भी तरह से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस ना करा पेशेंट की बॉडी में. थर्ड पॉइंट है, सिरिंजेस एंड नीडल्स यूज्ड फॉर इंजेक्शन शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम दोज यूज्ड फॉर अदर पर्पसेस. नाउ कुछ सिरिंजेस और नीडल्स जो है अलग अलग, सभी सिरिंजेस और नीडल्स जो आप एक प्रोसीजर में यूज कर रहे हो उन सबका कुछ अलग अलग यूज होगा. ठीक है, कुछ अलग अलग पर्पस होगा, तो उन सभी को मिक्स नहीं करना है, सबको अलग सेपरेट करके रखना है. सो फॉर एग्जाम्पल आप कोई नीडल और सिरिंज यूज कर रहे हो मेडिकेशन प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको आप सिर्फ मेडिकेशन प्रिपेयर करने के लिए ही यूज करोगे, उससे आप मेडिकेशन पेशेंट को इंजेक्ट नहीं करोगे. ओके, सो दोज आर टू बी सेपरेटली केप्ट सेफ. ठीक है, या आप एस्पिरेट करने के लिए यूज कर रहे हो सिरिंज, तो उसको अलग रखोगे. ओके, आप इंजेक्शन देने के लिए यूज कर रहे हो उसको अलग रखोगे, मेडिकेशन प्रिपेयर करने के लिए यूज कर रहे हो उसे अलग रखोगे. आईवी फ्लूइड में कुछ मेडिसिन मिक्स करने के लिए, मतलब वो भी सब प्रिपरेशन और मेडिसिन में आ जाएगा. सो ये सब चीजें जो आपको सेपरेटली रखनी है. नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज हैव द सिरिंजेस एंड नीडल्स इन गुड ऑर्डर. सो यू नो दैट योर नीडल्स शुड बी शार्प एंड दे शुड बी वेरी स्मूथ, जिससे कि पेशेंट की स्किन या जो टिश्यूज है वो ज्यादा डैमेज ना हो. तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए. अब आप सिरिंज की बात करें अगर, तो एक सिरिंज जो है वो इस तरह से आपको मिलेगी, लाइक व्हेन यू ओपन अ पैकेट ऑफ अ सिरिंज, वो स्टेराइल होता है पैकेट के अंदर, राइट. सो व्हेन यू ओपन इट अप, जो बैरल एरिया है, बैरल और बैरल के अंदर में पिस्टन जो है वो इंसर्टेड होता है, दैट यू नो, है ना, ऐसे होता है, तभी वो पुल करते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये जो बैरल है, बैरल और प्लंगर के बीच में एक थोड़ी सी स्पेस, इतनी सी स्पेस रहती है हमेशा. जब भी आप सिरिंज का पैकेट ओपन करोगे वो वहां पर फिक्स्ड होता है. तो बिफोर यू प्रिपेयर अ मेडिकेशन या उसमें मेडिसिन लेने से पहले आप उसको पुल एंड पुश करोगे, जिससे कि वो फ्री हो जाए और आप इजिली उसको मूव कर सको. ठीक है, सो व्हाई इज दैट वैक्यूम, जिससे कि आप श्योर हो कि आपकी जो मेडिसिन है वो एयर टाइट है, उसमें वो स्टेराइल है और वो सिरिंज जो है वो एयर टाइट है. ठीक है, so this has to be made sure. Fifth point है, change the needle after withdrawing the drug from a rubber stopped container before giving injection to the client. Now जब आप एक मेडिसिन से, आप कोई मेडिसिन ले रहे हो, वाइल के अंदर मेडिसिन है, वाइल के ऊपर क्या होता है, रबर होती है. ओके, तो आप उसके अंदर नीडल से पहले इंजेक्ट करके मेडिसिन विड्रॉ करो ना, एयर डालोगे फिर मेडिसिन विड्रॉ करोगे. ठीक है, सो यहाँ पर आपने क्या किया, नीडल जो है वो वाइल की ये जो रबर थी यहाँ पर उसको पंक्चर करते हुए गई है. ओके, इसलिए जो रबर था उसकी वजह से ये जो नीडल है वो रफ हो सकती है और वो इतनी ज्यादा शार्प नहीं रहेगी. ओके, सो इसलिए आप ये जो नीडल है, यू कैन नॉट यूज दिस नीडल फॉर IM इंजेक्शन. ठीक है, डायरेक्टली पेशेंट को IM देने के लिए आप उस नीडल को यूज नहीं कर सकते. सो यू डेफिनेटली हैव टू ऑलवेज यू हैव टू चेंज द नीडल आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन. ठीक है, आपने जिस नीडल से मेडिसिन विड्रॉ की है उस नीडल से आप इंजेक्शन कभी भी नहीं दोगे. ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू
चेंज द नीडल आफ्टर विड्रॉइंग द ड्रग फ्रॉम अ रबर स्टॉप्ड कंटेनर स्पेशली। और एम्प्यूल से भी अगर आप कर रहे हो, किसी से भी कर रहे हो, आप ये प्रैक्टिस में लेकर आओ कि जब भी आप मेडिसिन किसी नीडल से अगर विड्रॉ कर रहे हो, उस नीडल को आप इंजेक्शन के लिए यूज नहीं करोगे। क्योंकि जब हमारी ये नीडल जब पास होती है, मेडिकेशन रबर स्टॉपर के थ्रू जाती है, तो वो ब्लंट तब वो खराब हो जाती है, ब्लंट हो जाएगी, मतलब इतनी ज्यादा शार्प नहीं रहेगी, रफ हो जाएगी, ये सब हो सकता है। और एम्प्यूल में भी क्या हो सकता है, एम्प्यूल में कभी कभी हो सकता है ग्लास के कुछ पार्टिकल्स उसके अंदर हो, ठीक है। सो यू हैव टू अवॉइड ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जर्व द राइट्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन व्हाइल गिविंग इंजेक्शंस टू एनीवन। सो यू नो व्हाट ऑल राइट्स ऑफ मेडिकेशंस आता है, सो उन सभी को आपको प्रैक्टिस करना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड किसी को भी आप देने जा रहे हो, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। You know the rights of medication. Then never use a drug whose expiry date is over. So you have to see कि आपके पास जो मेडिसिन है उसकी एक्सपायरी डेट विद इन दैट पर्टिकुलर पीरियड है या नहीं है, एक्सपायरी डेट ओवर तो नहीं हो गई है, ठीक है। एक्सपायरी डेट अगर ओवर हो गई, आपके पास ड्रग नहीं है और इमरजेंसी है, पर तब भी आप वो ड्रग नहीं दोगे। यू मेक श्योर कि एक्सपायरी डेट जिसकी ओवर नहीं हुई है वही ड्रग आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करो। Then next point we have always have the client relaxed and placed in a comfortable position. So हमेशा क्या करना है, पेशेंट को जब भी आप इंजेक्शन देने के लिए जा रहे हो तो you have to make sure that the patient has a comfortable position, so that the patient does not have any other discomfort while you give the medication. Patient is able to cooperate with you, the patient is comfortable, the patient is not anxious. So you have to make sure that the patient should be relaxed. So what are things you have to do for that? पहले तो आप उसको एक लाइंग डाउन पोजीशन दे सकते हो, ठीक है, अगर पॉसिबल है लिटा सकते हो। लाइंग डाउन पोजीशन दोगे, लाइक सुपाइन पोजीशन, ठीक है, सुपाइन पोजीशन है या प्रोन पोजीशन है, साइड लाइन पोजीशन है, जो भी साइड के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है वो पोजीशन आप दे सकते हो। जब भी आप पेशेंट को शोल्डर पर एडमिनिस्टर कर रहे हो मेडिसिन, ठीक है, तो आर्म को फ्लेक्स करने के लिए बोल सकते हो, जिससे कि अगर ऐसे रहेगा तो मे बी थोड़ा उसके लिए पेनफुल हो, ऐसे रखोगे तो वो थोड़ा हाथ यहाँ पर ये रेस्ट कर सकता है, ओके, लाइक दैट, जिससे कि ये जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी, ओके। क्योंकि अगर हाथ सीधा रहेगा तो यहाँ पर ज्यादा एफर्ट पड़ रहा है ना मसल्स पर, यहाँ शोल्डर की मसल्स पर एफर्ट पड़ रहा है, पर अगर ऐसे रिलैक्स रहेगा तो यहाँ से रिलैक्सेशन हो जाएगी मसल्स में भी। एंड अगर आप वेन एवर यू आर गिविंग दिस इंजेक्शंस इन द बटक्स, ठीक है, तो आप पेशेंट को प्रोन पोजीशन दोगे या साइड लाइन पोजीशन दोगे, सो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नी को आप फोल्ड करा लो, ठीक है, मतलब फ्लेक्स करा लो, सो दैट दिस एरिया द मसल्स इन द बटक एरिया आर रिलैक्स्ड विद दैट, ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हो। अगर आप शोल्डर में इंजेक्शन दे रहे हो तो एल्बो फ्लेक्स करा सकते हो, जिससे ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। अगर आप बटक में इंजेक्शन दे रहे हो तो यू कैन मेक द नीज बेंट, ठीक है, मतलब फ्लेक्स करा सकते हो एक साइड की, जिस साइड में आप दे रहे हो उस साइड की नी फ्लेक्स करा सकते हो, सो दैट पर्टिकुलर मसल इज रिलैक्स्ड। These are some points how you can make the muscles relax of a particular area. Next point, never allow the client to walk soon after the injection, as he should be watched for any reaction. कभी भी इंजेक्शन देने के बाद तुरंत पेशेंट को जाने नहीं देना है, ओके। व्हाई? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू कि इंजेक्शन के बाद जो चेंजेस बॉडी में आ रहे हैं पेशेंट की, उन्हें आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो मे बी द पेशेंट में हैव सम एलर्जिक रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन हो सकता है, तो उन्हें ऑब्जर्व करने के लिए पेशेंट आपके पास वहां होना चाहिए। सो यू विल नॉट आस्क द पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर यू गिव द इंजेक्शन दैट यू go. Even if the patient is saying that I have to go, whatever, but you have to make sure that the patient stays with you for some time. Afterwards, you can let them go. Next point, always give a test dose in case of penicillin and all types of sera before the first dose is administered to rule out any allergic reaction. After the full dose is given, keep the client under observation for any delayed reaction. Now, पहली चीज तो टेस्ट डोज देना है, कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या कुछ भी ऐसा चेक करने के लिए आप हमेशा टेस्ट डोज दोगे। तो सेरम यूज कर रहे हो या कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक स्पेशली जो हम यूज करते हैं, तो हमें हमेशा टेस्ट डोज यूज करना है, सो दैट वी नो कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन आ रहा है तो हम उसको मेडिसिन को नहीं एडमिनिस्टर करेंगे।
इवन आफ्टर दैट अगर उसके आधे घंटे के अंदर में आधे घंटे के लिए भी सी की पेशेंट की बॉडी में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ठीक है, आधे घंटे में अगर कोई चेंजेस नहीं आते देन वी गिव द फुल डोज. बट आफ्टर दैट ऑल्सो वी हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट कि कोई भी अगर डिलेड चेंजेस आ रहे हैं, मतलब लेट चेंजेस अगर बॉडी में भी आ रहे हैं, उन्हें भी नोटिस करना है, उन्हें ऑब्जर्व करना है. सो इसलिए हमें पेशेंट को ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना है फुल डोज देने के बाद भी. टेस्ट डोज खत्म हो गई, दे दिया, उसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आया, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, उसमें नहीं छोड़ देना है. यू हैव टू ऑब्जर्व द पेशेंट इवन आफ्टर टेस्ट डोज एंड आफ्टर गिविंग द फुल डोज ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेल द एयर फ्रॉम द सिरिंज बिफोर द इंजेक्शन. यू हैव टू मेक श्योर जब भी आप इंजेक्शन देने के लिए जा रहे हो तो सिरिंज के अंदर एयर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने इंजेक्ट कर दी एयर सो इट विल कॉज एयर एम्बोलिज्म इन द पेशेंट. दैट इज वेरी डेंजरस. Next point is select the appropriate site for giving injections. The site depends upon the type of medication, quantity ordered, and the route of administration. Do not give any injection into the tissues that are tender, painful, hot, edematous, diseased, or where there is scar tissue. Avoid bony prominences. Check the area for any induration of the tissue. अब ये जो इतना बड़ा सा पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली दिया है कि आपके पास आप जो भी साइट यूज कर रहे हो इंजेक्शन देने के लिए वो आप बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करोगे. अब इसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं कि पहले तो आपकी मेडिकेशन किस तरह की है, टाइप ऑफ मेडिकेशन उस पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कौन सी साइट यूज करोगे. ठीक है. क्वांटिटी कितनी मेडिकेशन है उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइट यूज करोगे. अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मेडिकेशन जाना है यू विल हैव टू गो फॉर इंट्रावीनस. थोड़ी कम जाना है तो इंट्रामस्कुलर दे सकते हो. थोड़ा और कम जाना है, बहुत लिटिल है तो सबक्यूटेनियस दे सकते हो. बहुत ही थोड़ा सा देना है तो इंट्राडर्मल में दोगे. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑल्सो यू गो विद दिस सिलेक्शन ऑफ साइट. नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जो डॉक्टर ने ऑर्डर की है उसके अकॉर्डिंग. अब रूट जो है वो तो हो सकता है आईवी आईएम जो भी हो, पर उसके अकॉर्डिंग भी आपको देखना है अंदर की साइट कौन सी सिलेक्ट करोगे. ठीक है. तो ये सब देखना है. अब और क्या चीजें देखनी है, कभी भी पेशेंट को ऐसे एरिया में नहीं इंजेक्शन देना है जहां पर पेशेंट को ऑलरेडी टेंडरनेस हो, पेन हो, या कहीं फ्लशी स्किन हो, जैसे अगर टेम्परेचर टाइप लग रहा है, वहां पे गर्म लग रहा है, मतलब कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई स्वेलिंग है, बर्न इंजरी है. ठीक है. या फिर कहीं स्कार टिश्यू है जो रफनेस जैसी, बहुत टाइटनेस जैसी लगेगी, है ना. तो ऐसे ही कुछ भी, या कोई डिजीज वाला कुछ है जिसमें कोई भी स्किन एलर्जी या कुछ भी हो सकता है, तो ऐसी जगह में इंजेक्शन नहीं देना है. एंड ऑल्सो यू हैव टू अवॉइड द बोनी प्रोमिनेंसेस. ठीक है. इसीलिए हम ऐसी एरिया देखते हैं जहां पर हमें अच्छे अमाउंट में मसल मिल जाए आईएम देने के लिए, या अगर वेन में दे रहे तो हमें प्रॉपरली वेन मिल जाए, पर बोन प्रोमिनेंसेस में नहीं देते सो दैट बोन में नीडल ना लगे. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट क्या है, और ऑल्सो सी फॉर एनी काइंड ऑफ इंड्यूरेशन ऑफ द टिश्यू. अगर कहीं पे भी कोई टिश्यू डैमेज है किसी भी रीजन से, कोई इंजरी है, कुछ भी है, उस एरिया में भी नहीं देना है इंजेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट है रोटेट द साइट स्पेशली फॉर क्लाइंट गेटिंग इंसुलिन टू प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रोफी. So this is about giving the injections in different locations. ठीक है. क्यों हमें रोटेट करते रहना है साइट को, ये नहीं कि हम एक ही जगह पर रिपीटेडली वहीं पर इंजेक्शन देते रहे, स्पेशली जब हम इंसुलिन इंजेक्शन दे रहे हैं. सो इंसुलिन इज वेरी रेगुलर फॉर पेशेंट्स. ठीक है. रेगुलरली वो देना होता है. सो यू कैन नॉट गो ऑन इंजेक्टिंग द इंसुलिन इंजेक्शन इन द सेम साइट एवरी डे. यू हैव टू चेंज द साइट्स रेगुलरली. ठीक है. आपको साइट हमेशा चेंज करते रहना है, जिससे क्या होगा, सबक्यूटेनियस टिश्यू में कोई डैमेज नहीं होगा, वहां पर स्कार टिश्यू नहीं बनेगा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी. दिस इज वन कंडीशन, लिपोडिस्ट्रोफी, दैट इज द सबक्यूटेनियस टिश्यू में अगर वो डैमेज होने लगता है, वो खराब होने लगे, तो दैट इज दिस कंडीशन, दैट इज लिपोडिस्ट्रोफी. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट काइंड ऑफ कंडीशन वी हैव टू रोटेट द साइट रेगुलरली. नेक्स्ट पॉइंट है यूज करेक्ट टेक्निक ऑफ इंजेक्शन. The needle inserted gently and quickly, the drug injected slowly, and the needle withdrawn gently and quickly will be helpful to reduce the pain. Now this is very very important, especially जब आप IM दे रहे हो तब आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है. इंजेक्शन देने की टेक्निक होनी चाहिए आपके पास, आपको वो टेक्निक पता होनी चाहिए कि जिससे आप पेशेंट को कम पेन कॉज करो, कम से कम. ठीक है. अब वो आप कहते हैं ना कि कुछ पेशेंट्स, कुछ नर्सेस के हाथ में जादू होता है. हाँ, वो जादू कैसे आता है, क्योंकि उनके पास वो स्किल है. ठीक है. सो अगर आप भी चाहते हो वो स्किल कि आपके हाथ से पेशेंट को ज्यादा पेन ना हो, तो ये पॉइंट आपको बहुत ध्यान रखना है. सो हियर नीडल को हमें इंसर्ट करना है बहुत ही जेंटली, ये नहीं एकदम से खचक से नीडल डाल दी, नो, जेंटली
एंड क्विकली। ठीक है, ये भी नहीं बहुत धीरे धीरे डाल रहे हैं, पेशेंट को हर एक सेकंड में, हर एक मूवमेंट में पता चल रहा है हाँ वो टिश्यू को फाड़ते हुए मेरे नीडल जा रही है। ठीक है, सो यू हैव टू इंसर्ट द नीडल इन सच अ वे दैट इज वेरी जेंटल एंड क्विक। जल्दी भी डालना है और जेंटल डालना है। ठीक है, बहुत जल्दी भी नहीं डालना है कि खचक से डाल दिया, दैट विल बी अ सडन शॉक फॉर द पेशेंट। ठीक है, और बहुत ही जेंटल भी नहीं हो जाना है, बहुत स्लो नहीं हो जाना है, क्योंकि वो पेशेंट हर एक पॉइंट को, हर एक मूवमेंट को वो फील करेगा। ठीक है, सो जेंटल एंड क्विक नीडल इंसर्टिंग की ये बात थी। ठीक है, अब डालने के बाद अब आप पहले एस्पिरेट करोगे। ठीक है, वापस प्लंगर को वहां पे से टिप को पकड़ के आपको प्लंगर को ऊपर खींचना है कि ब्लड तो नहीं आ रहा। इससे आप चेक करोगे कि ब्लड वेसल में तो आपकी नीडल नहीं गई है, मसल में ही है या नहीं, ब्लड वेसल में तो नहीं गई। ब्लड अगर आ रहा है दैट मीन्स ब्लड वेसल में नीडल गई है। ठीक है, सो यू विल रिमूव इट ऑफ, वहां से वो रिमूव करना है। अगर नहीं गई है, वैक्यूम एयर ही लग रही है, सो देन यू कैन गिव द मेडिकेशन। नाउ मेडिकेशन कैसे देनी है, यहाँ पे लिखा है ड्रग इंजेक्टेड स्लोली। जब मेडिसिन दे रहे हो तो उसको धीरे धीरे देना है। ओके, क्योंकि टिश्यू के अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल जा रहा है बाहर से, राइट, सो इट हैज टू बी गिवन वेरी स्लोली, जिससे कि वो आराम से जगह ले सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एंड द नीडल विदड्रॉन जेंटली एंड क्विकली। अब जब नीडल विदड्रॉ कर रहे हो वो भी एकदम से खचाक से खींच नहीं लेना और बहुत धीरे धीरे भी नहीं खींचना, वो भी आपका जेंटल और क्विक होना चाहिए। ओके, सो यू रिमूव द नीडल आराम से और क्विकली भी, एंड जब आप रिमूव कर रहे हो उस टाइम पर आपके हाथ में कॉटन भी होनी चाहिए। सो वो पूरा टेक्निक क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट ये बेसिक चीज है जो अगर आपके माइंड में होगी तो आप इसको ध्यान रखोगे और आप उसी तरह से अपने हाथों को चलाओगे। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप पेशेंट के पेन को कम कर सकते हो। ठीक है, नीडल इज टू बी इंसर्टेड क्विकली एंड जेंटली एंड क्विकली। मेडिसिन इज टू बी इंजेक्टेड स्लोली। ठीक है, द नीडल इज टू बी विदड्रॉन जेंटली एंड क्विकली। ये 3 पॉइंट्स याद रखना है। ठीक है, I don't want you to cause a lot of pain to your patients. Okay. Then next, after inserting the needle, always withdraw the piston to make sure that it is not in a blood vessel in case of intramuscular and subcutaneous injections. So जब आप IM दे रहे हो या subcutaneous tissue में इंजेक्शन दे रहे हो, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो नीडल है वो ब्लड वेसल के अंदर नहीं गया है, तो उसके लिए आपको हमेशा विड्रॉ करके चेक करना है कि ब्लड अगर आ रहा है तो ब्लड वेसल में गया है तो आप उसको रिमूव कर लोगे। ओके, एंड अगर आप ब्लड आ रहा है तो आप साइड चेंज करोगे और फिर दोगे। ओके, दैट इज दी अदर पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस फॉर इंजेक्शन शुड बी क्लियर, स्टेराइल, नियरली न्यूट्रल इन रिएक्शन, आइसोटोनिक इफ पॉसिबल, non-hemolytic and contain only substances that are soluble in water when used for intravenous injections. Now जब आप इंजेक्शंस यूज कर रहे हो, स्पेशली जब आप इंट्रावेनस इंजेक्शंस यूज कर रहे हो, क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके जो इंजेक्शंस हैं, ड्रग्स हैं, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा सॉलिड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकदम क्लियर वो इंजेक्शन होना चाहिए। द अदर थिंग, स्टेराइल होना चाहिए। एसेप्टिक टेक्निक इसलिए मेंटेन कर रहे हैं ताकि स्टेरिलिटी पूरी तरह से मेंटेन रहे। ओके, नियरली न्यूट्रल इन रिएक्शन, उसके बाद तुरंत ही कोई अचानक से सडन रिएक्शन नहीं आना चाहिए बॉडी में, बिकॉज द पेशेंट्स बॉडी शुड बी एबल टू एडजस्ट विद इट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, आइसोटोनिक इफ पॉसिबल। आइसोटोनिक मतलब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन की तरह है। ठीक है, जिससे क्या होगा, ब्लड का जो पीएच है वो एकदम से इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो पेशेंट की बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है। नॉन हीमोलाइटिक एंड कंटेन ओनली सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, मतलब उसमें कुछ भी ऐसे ब्लड सेल्स है कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, एंड देन अदर थिंग, सॉल्युबल इन वाटर। नॉन हीमोलाइटिक मीन्स ब्लड को लाइसिस कराने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लड को ब्रेक डाउन कराने वाला नहीं होना है। ओके, सो ऐसा नॉन हीमोलाइटिक, देन इट शुड बी सॉल्युबल इन वाटर। सो द ड्रग शुड बी, जो भी आप सब्सटेंस यूज कर रहे हो उस ड्रग के अंदर जो भी सब्सटेंसेस हैं वो सभी वाटर के अंदर सॉल्युबल होने चाहिए, सो दैट यू कैन मेक इट अ सॉल्यूशन एंड देन यू कैन इंजेक्ट इनटू
इंट्रावीनस। ठीक है, सो बेसिकली ये है कि सॉल्यूशन जो आपके पास है वो क्लियर होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए, जिससे कि आईवी जब दे रहे हो तो कोई भी कहीं पे भी ब्लॉकेज ना हो, कोई भी इन्फेक्शन आप कॉज ना करो पेशेंट की बॉडी में, और कोई अचानक से बॉडी में रिएक्शन ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है मसाज द एरिया एट द साइड ऑफ द इंजेक्शन एक्सेप्ट इन केस ऑफ इंट्राडर्मल इंजेक्शंस एंड इंट्रावीनस इंजेक्शंस। नाउ जब आप कोई भी इंजेक्शन दे रहे हो आपको उस जगह पर मसाज करना है। ओके, नाउ डेज इट इज नॉट मच प्रैक्टिस्ड, बट अगर आप मसाज करते हो तो उससे एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। ठीक है, सो बिकॉज मेडिसिन अच्छे से स्प्रेड हो जाती है। ओके, बट व्हेन यू आर गिविंग इंट्राडर्मल इंजेक्शन एंड इंट्रावीनस इंजेक्शंस, यू आर नॉट सपोज टू मसाज ओवर दैट एरिया। ठीक है, उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होगी, इट कैन डैमेज मोर टिश्यू। सो इंट्राडर्मल और इंट्रावीनस में कभी भी मसाज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, दिस इज दिस दैट इंजेक्शन शुड बी charted immediately after it is administered by the person who has administered and should sign it. Now this is very very important. आप जब भी इंजेक्शन दे रहे हो उसको तुरंत चार्ट करना है। यू हैव टू चार्ट इट इमीडिएटली। ये नहीं कि आप सोचो आधे घंटे में चार्ट कर दूंगी, नो, यू हैव टू चार्ट इट इमीडिएटली, सो क्योंकि आप बाद में भूल सकते हो। ठीक है, एंड एडमिनिस्टर्ड आफ्टर इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द पर्सन हु हैज एडमिनिस्टर्ड। जिसने एडमिनिस्टर किया है वही चार्टिंग करेगा। ठीक है, आप अपने फ्रेंड को नहीं बोलोगे कि मैंने इंजेक्शन दे दिया, यू डू द चार्टिंग। ठीक है, साइन भी आपका होना है, जिसने इंजेक्शन दिया है वही उसको चार्ट भी करेगा, साइन भी करेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें कभी भी, इसमें कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी यू आर कॉट डूइंग सच काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ चीटिंग रिलेटेड टू दिस, देन यू विल बी punished very badly. Okay, next आपके पास है nurse's responsibility and in the administration of injections. Okay, so first आपके पास आता है preliminary assessment, मतलब प्रोसीजर करने से पहले आपको क्या क्या चीजें असेस करनी है पेशेंट के अंदर। so first thing है मतलब nurse's responsibility में सारी चीजें आ जाएंगी। पहले तो ये preliminary assessment है, फिर प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स है, प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट एंड एनवायरमेंट है, उसके बाद प्रोसीजर आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आफ्टर केयर ऑफ द क्लाइंट और जो भी है वो सब आएगा। सो सबसे पहले क्या चीज है, प्रीलिमिनरी असेसमेंट। सो प्रीलिमिनरी असेसमेंट में फर्स्ट पॉइंट है चेक द डायग्नोसिस एंड एज ऑफ द क्लाइंट। ओके, सो यू शुड नो व्हाट इज द डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट, व्हाट इज द एज ऑफ द क्लाइंट, देन अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट कि मेडिसिन जो आप देने जा रहे हो वो सही है या नहीं है, एज के लिए अप्रोप्रिएट है, पेशेंट के डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट है, कंडीशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। ओके, चेक द पर्पस ऑफ द इंजेक्शन। फिर देखना है कि इंजेक्शन का पर्पस क्या है, क्योंकि एक ड्रग के कई सारे एक्शन होते हैं। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट द ड्रग विल हैव अ सर्टेन इफेक्ट। उसका कुछ अलग पर्पस होगा इस जिस रीजन से वो दे रहे होंगे। ओके, सो यू शुड नो कि वो पर्पस क्या है जिस रीजन से हम वो मेडिकेशन दे रहे हैं। थर्ड पॉइंट है चेक द फिजिशियंस ऑर्डर्स फॉर द टाइप ऑफ इंजेक्शन, द डोसेज, टाइम एंड द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो यू हैव टू ऑल्सो चेक द फिजिशियंस ऑर्डर दैट विथ टाइप ऑफ इंजेक्शन इज बीन ऑर्डर्ड and the dose of the injection, how much is to be given, the time when is to be given, when it is to be given, the route of administration, which route is to be used for administration of that particular injection. Then you have to check with the physician's order. Next time check the client's name, bed, patient का नाम क्या है, patient का बेड नंबर, उसका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली कि आपके पास सही पेशेंट है या नहीं है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट है चेक द जो फाइल है उसके साथ पेशेंट को मैच करना, ठीक है, प्रॉपरली। चेक द नर्सेज रिकॉर्ड टू फाइंड द टाइम एट विच द लास्ट डोज वाज गिवन। देन यू सी द नर्सेज रिकॉर्ड कि लास्ट टाइम कोई भी इंजेक्शन या कोई भी मेडिकेशन कब दी गई थी, या इस इंजेक्शन की लास्ट डोज कब दी गई थी, सो दैट यू डोंट गिव डबल डोजेस। ठीक है, ओवरडोज ना कर दो, या कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है जो कॉम्प्लिकेशन बन सकता है। सो यू हैव टू सी कि लास्ट डोज कब दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है चेक द सिम्टम्स ऑफ ओवरडोसेज और एलर्जिक रिएक्शंस। यू हैव टू सी कि पेशेंट के अंदर ऑलरेडी कोई भी ओवरडोज का साइन या कोई सिम्टम या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं दिख रहा है। ओके, द पेशेंट मे बी हैविंग एनी काइंड ऑफ रैशेज or changes of the heart rate or the blood pressure, any reaction can be seen, any symptoms can be seen, so you have to check for that. So for that what you can do, you can check the vital signs. ठीक है, एक प्रॉपर फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट को कोई भी रिएक्शन तो नहीं हुआ है किसी मेडिकेशन से। नेक्स्ट पॉइंट है
चेक द नेसेसिटी फॉर गिविंग टेस्ट डोज. नाउ यू हैव टू सी कि कहीं पेशेंट को टेस्ट डोज देने की जरूरत तो नहीं है. नाउ इफ द मेडिकेशन इज अ सेरम और इफ इट इज एंटीबायोटिक, जो हो सकता है कि पेशेंट को उससे एलर्जी हो, सो यू हैव टू चेक वेदर द पेशेंट नीड्स अ टेस्ट डोज. तो आप क्या करोगे, पहले टेस्ट डोज दोगे, उसके बाद फुल डोज दोगे. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है चेक द फॉर्म ऑफ द मेडिकेशन अवेलेबल एंड द करेक्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. यू हैव टू सी कि आपके पास मेडिकेशन किस फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, जो भी है, आईवी फ्लूइड के फॉर्म में है, किस फॉर्म में अवेलेबल है, और करेक्ट मेथड क्या है उसको उस मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने का, वो भी आपको चेक करना है. उसमें लिखा होगा IM या IV यूज ओनली, तो आपको पता चल जाएगा कि IM दे सकते हो, IV दे सकते हो. नेक्स्ट है चेक द कॉन्शियसनेस ऑफ द क्लाइंट एंड द एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस. नाउ यू ऑल्सो हैव टू सी कि आपका पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं है, पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट कर सकता है या नहीं है, whether they will be able to follow your directions or not. जो भी आप उनसे कहोगे वो उन चीजों को फॉलो कर पाएंगे, आपके इंस्ट्रक्शंस whatever you say, whether they will be able to follow it or not. So you have to see that whether the patient is conscious and whether the patient is able to follow you. Okay, next point is check the site of injection where the last dose was given and the site where the next dose is to be given. Now you have to see कि last dose कहाँ पर दी गई थी, आप न्यू डोज, अब जो नेक्स्ट डोज दे रहे हो वो कहाँ पर दे सकते हो. ऑल्सो चेक फॉर द रेडनेस, पेन, इचिंग, इंड्यूरेशन, स्किन लीजन्स, स्लविंग एंड एब्सेस फॉर्मेशन. ठीक है, कहीं पर भी कोई रेडनेस है, पेन है, स्वेलिंग है, इचिंग है, ठीक है, या कहीं पे भी कोई एब्सेस फॉर्मेशन हो रहा है, इंजेक्शन हो सकता है, कहीं पे इंजेक्शन की वजह से कोई इंजरी हो गई हो, ठीक है, नीडल हिल गया है, कुछ भी हो सकता है. ओके, सो यू हैव टू सी कि कोई भी ऐसे चेंजेस आपको स्किन में दिख रहे हैं तो उनको चेक करना है. ओके, अगर ऐसे कुछ भी दिखता है तो यू हैव टू रिपोर्ट इट टू योर इंचार्ज नर्स. अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करोगे सो द ब्लेम विल कम ऑन यू. हो सकता है कि ये समझा जाए कि आपकी वजह से वो रिएक्शन हुआ है, ठीक है, या वो चेंजेस आए हैं, या आपने कोई मे बी यू हैव डन एनी काइंड ऑफ medication error. ठीक है, so whenever you see such kind of a thing you have to report it to the in charge nurse and you have to change the site for the injection. ठीक है, लास्ट डोज का जो भी रिएक्शन है आप उसके बारे में इन्फॉर्म करोगे और अब जो देने जा रहे हो उसके लिए दूसरी साइट यूज करोगे. ओके, यू विल चेंज द साइट. नेक्स्ट पॉइंट है चेक द क्लाइंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस विद द इंजेक्शंस. सो यू हैव टू सी कि पेशेंट का पिछले इंजेक्शन के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा. सो इफ द पेशेंट माइट हैव फेल्ट अ लॉट ऑफ पेन, सो द पेशेंट विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट यू वेरी मच एंड दे मे नॉट कोऑपरेट विद यू वेरी वेल. ठीक है, तो इसलिए आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि लास्ट इंजेक्शन जब लगा था तो पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा था. मे बी इंजेक्शन लगने के बाद पेशेंट को कुछ फील हुआ, मे बी नॉजिएटेड फील हुआ, जो भी फील हुआ, ठीक है, तो एक्सपीरियंस क्या रहा वो आपको जानने की जरूरत है. नेक्स्ट पॉइंट है जो लास्ट है चेक द एबिलिटीज एंड द लिमिटेशंस. नाउ यू ऑल्सो हैव टू सी कि पेशेंट की एबिलिटीज क्या है. पेशेंट बैठ सकते हैं या ओके, देन इफ द पेशेंट इज एबल टू लिसन टू यू, इफ द पेशेंट इज एबल टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, ठीक है, या पेशेंट लेट सकता है या नहीं. सो ऑल दोज थिंग्स, देयर एबिलिटीज एंड देयर लिमिटेशंस, दोनों चीजें आपको चेक करनी है. सो ये है आपका प्रिलिमिनरी असेसमेंट. बाकी चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. उसमें आ जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स, प्रिपरेशन ऑफ क्लाइंट. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट this general instructions and nurse's responsibility. Thank you.